सुनैना की शादी मोहित के साथ हो रही थी। वहाँ पर सुनैना के माँ बाप, उसके सास ससुर और उसकी एक नटखट सी ननद पायल भी मौजूद थी। तभी पंडित जी ने कहा, अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। इतने में मोहित ने सुनैना का हाथ पकड़ा और जैसे ही दोनों खड़े होने लगे तभी अचानक सुनैना का लहंगा उसके ही पैरों के बीच में फंस गया और वो गिर गई। अरे अरे मोहित बेटा, आराम से। सुनैना तुम्हारी पत्नी बनने वाली है, इसका ख्याल रखो। अभी से इसे गिराए दे रहे हो तो आगे चलकर इसे कैसे संभालोगे? अरे माँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने देखा कि भाभी का लहंगा उनके पैरों के नीचे फंस गया था, इसी वजह से वो गिर गई। भैया ने तो पहले ही भाभी का हाथ थाम रखा है, देखिए ना। आप लोग व्यर्थ में समय ना गवाइए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से फेरे पूरे कर लीजिए। जी पंडित जी। अब पंडित जी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया और दोनों के फेरे होने लगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। तभी अचानक पायल को न जाने क्या हुआ। उसने भागकर अपनी भाभी सुनैना का लहंगा पकड़कर खींच लिया, जिससे उसका लहंगा उतर गया। ये तो अच्छा हुआ कि उसने नीचे पेटीकोट पहन रखा था, वरना सबके सामने बेइज्जती हो जाती। लेकिन फिर भी सभी लोग पायल को ही डांटने लगे। पायल, ये क्या बदतमीजी है? तूने अपनी होने वाली भाभी का लहंगा पकड़कर खींच दिया, तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? पायल, अभी विदाई के बाद हम लोग घर तो जाने ही वाले थे, तो अपनी शरारतें घर जाकर पूरी कर लेना। यहाँ शरारत करने की क्या जरूरत थी? लेकिन ऐसा आखिर पायल ने क्यों किया, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। सुनैना के घर में एक रानी नाम की लड़की उसका लहंगा लेकर आई। सुनैना, कल तेरी शादी है ना? जैसा लहंगा तूने कहा था, देख मैंने हूबहू वैसा ही डिजाइन कर दिया है। सुनैना और उसके माता पिता ने वो लहंगा देखा तो देखते ही रह गए, क्योंकि वो लहंगा बहुत ज्यादा खूबसूरत था। अरे वाह, ऐसा लग रहा है इस लहंगे में तूने हीरे मोती जड़ दिए। सच में सुनैना, तेरी पसंद का कोई जवाब नहीं। बहुत ही प्यारा लहंगा लग रहा है तेरा। बारात में सभी की नजर तुझ पर ही रहेगी, लेकिन शादी के दिन अपना लहंगा संभाल कर रखना। कहीं ऐसा ना हो कि इतना खूबसूरत और महंगा लहंगा देखकर कोई तेरा लहंगा ही खींच ले। माँ, भला कोई ऐसा क्यों करेगा? तुम लोगों की बातें तो मुझे फालतू की लग रही है। अरे लहंगा चाहे जितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, पर मेरी बेटी सुनैना से खूबसूरत कभी नहीं हो सकता। सही कहा अंकल जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। सुनैना से ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया का कोई भी लहंगा हो ही नहीं सकता, खासकर एक पिता के लिए। उसकी बेटी से बढ़कर कुछ भी खूबसूरत नहीं हो सकता। अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर सुनैना ने अपने पापा को गले लगा लिया और रोने लगी। अरे बिटिया रानी, रोने वाली क्या बात कर दी मैंने? तू रो मत, तेरा जब मन करे तब अपने मायके चली आना। पापा, मुझे आप जितना प्यार कोई नहीं कर सकता। आप इस दुनिया के बेस्ट पापा हो। वहीं दूसरी तरफ मोहित के घर भी शादी की तैयारियां चल रही थी। एक आदमी कुर्ता पजामा पहनकर मोहित के घर आया और उसने शेरवानी दे दी। अरे मोहित भाई, ये देखो, तुमने जैसी शेरवानी कही थी मैंने बिल्कुल वैसा ही डिजाइन किया है। मोहित ने जैसे ही शेरवानी को देखा देखता ही रह गया, क्योंकि वो शेरवानी देखने में गजब की लग रही थी। क्या बात है यार, तूने शेरवानी तो बिल्कुल गजब की बनाई है। तभी चुपके से पायल वहां आई और उसने सोफे पर एक चिंगम रख दिया। अरे शेरवानी वाले भैया, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे हाँ हाँ यार, बैठो। इतनी खूबसूरत शेरवानी लेकर आए हो मेरे लिए, मिठाई खाकर ही जानी पड़ेगी। शेरवानी वाला आदमी वहीं सोफे पर बैठ गया। पायल अंदर पानी और कुछ मिठाइयां लेने चली गई। तभी वहां पर मोहित के माता पिता आ गए। अरे बेटा, तेरी शेरवानी तो आ गई। तूने गाड़ी वालों से बात की? कल ही बारात जानी है। पापा बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने सारी तैयारी कर ली है। जो छोटा मोटा काम रह गया है वो शाम तक हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत करो। और समधी जी को फोन करके पूछ लेना कि तैयारी में कोई कमी तो नहीं है, टाइम पर सब कुछ हो जाएगा ना। अरे मैंने समधी जी को फोन कर दिया है, उस तरफ सारी तैयारियां हो चुकी है। तभी वहां पर पायल शेरवानी वाले आदमी के लिए पानी और कुछ मिठाइयां लेकर आई। उसने पहले मिठाई खाई, फिर उसने पानी पिया। उसने देखा कि पानी वाले गिलास के अंदर छिपकली पड़ी थी। उसने झट से गिलास दूर फेंक दिया। पायल जोर जोर से हंसने लगी। छिपकली, पानी में तो छिपकली है। पायल, तूने फिर से शरारत की ना। अरे भाई साहब, उसमें कोई छिपकली नहीं होगी। ये देखिए, प्लास्टिक की छिपकली है। हमारी पायल बचपन से बहुत ज्यादा शरारती है। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी इसकी शरारतें आज तक कम नहीं हुई। अच्छा, मैं तो डर ही गया था। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी खड़ा हो गया तो पीछे उसके चिंगम लगा हुआ था
मोहित और उसके माँ बाप ने ये सब देख लिया, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। वो आदमी वहां से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद। पायल बेटा, ये क्या किया तूने? पहले तो तूने उसे छिपकली वाला पानी पिला दिया, फिर उसके पिछवाड़े पर चिंगम चिपका दिया। अब तू बड़ी हो गई है, अपनी शरारतें थोड़ी कम कर दे। भैया, पापा, मैं आप लोगों के लिए तो हमेशा छोटी ही रहूंगी ना। अरे कोई बात नहीं पापा, इतनी छोटी मोटी शरारत तो चलती है। वैसे भी एक दिन मेरी बहन भी घर से चली जाएगी। तो इस तरह से दोनों ही परिवारों में शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। अगले दिन बारात निकलने का टाइम हो ही गया। पायल ने बाहर निकलकर देखा तो दूल्हे की गाड़ी बहुत ही अच्छा तरह से सजी हुई थी और पीछे बहुत सारी और भी गाड़ियां खड़ी थी जिसमें बारात जाने वाली थी। ये जो सबसे पीछे एक गाड़ी खड़ी है, मुझे लगता है मिश्रा जी की गाड़ी है। मिश्रा जी के लड़के जब देखो तब मुझे छेड़ते रहते हैं। आज मैं उनके साथ ऐसी शरारत करूंगी ना कि ये लोग याद रखेंगे। सबसे पीछे जो गाड़ी खड़ी थी वहां पर पायल गई और उसने चारों टायरों की हवा निकाल दी। थोड़ी देर बाद बारात वहां से निकल गई। सभी लोग ढोल नगाड़ों के साथ बारात लेकर सुनैना के घर पहुंच गए। सभी लोग डांस कर रहे थे। पायल भी मजे में अपने भैया की शादी में खुशी से नाच रही थी। तभी अचानक मोहित के पिता ने कहा, अरे मोहित बेटा, सबसे खास मेहमान तो आए ही नहीं। मिश्रा जी कहाँ रह गए? उनके परिवार का कोई भी सदस्य अभी तक नहीं पहुंच पाया। पापा क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। इतनी तेज ये ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद बारात का स्वागत हुआ। धीरे धीरे मिश्रा जी के बारे में सब लोग भूल ही गए। अगर सभी बारातियों का खाना पीना और नाच गाना हो गया हो तो अब शादी की रस्में भी पूरी कर लें, क्योंकि मुहूर्त बीता जा रहा है। हाँ, अरे आप जल्दी से जाइए, मोहित को तैयार करके जल्दी से ले आइए। और समधन जी, जल्दी से आप सुनैना को भी ले आइए। उनसे बोलिए पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मोहित और सुनैना मंडप के नीचे आ गए। पंडित जी ने शादी का कार्यक्रम शुरू कर दिया, लेकिन फेरों के वक्त अचानक पायल ने अपनी होने वाली भाभी सुनैना का लहंगा पकड़कर खींच दिया। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई है। पायल, अब ये बहुत हो गया है। तेरी सभी शरारतें हमने बर्दाश्त कर ली, लेकिन ये शरारत अब बर्दाश्त नहीं होगी। पापा, मैं इतनी भी शरारती नहीं हूँ कि अपने होने वाले भैया और भाभी की शादी में रुकावट बन जाऊं। वो देखिए, सामने लहंगे की हालत देखिए पहले। सभी बाराती मोहित के माता पिता और सुनैना के माता पिता वहां पर पड़े लहंगे को देखने लगे। लहंगा जोर जोर से जलने लगा और धुआं भी निकल रहा था। पंडित जी भी वहां से उठकर खड़े हो गए। अरे ये कैसे हुआ? लहंगा कैसे जलने लगा? मैं कब से आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप लोग हैं कि मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं थे। पंडित जी ने हवन में जैसे ही घी डाला, वैसे ही भाभी के लहंगे ने थोड़ी सी आग पकड़ ली। जब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, किसी की नजर नहीं गई और आग तेज बढ़ने लगी, तभी मैंने भाभी का लहंगा पकड़कर खींच दिया। अगर मैंने ऐसा न किया होता तो अभी तक भाभी का पूरा पैर जल चुका होता। पायल बिटिया ने बिल्कुल सही किया। मुझे जरा दूसरी जगह शादी करवाने जाना था तो मैं जल्दी जल्दी इन लोगों के फेरे करवा रहा था और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि सुनैना बिटिया के लहंगे ने आग पकड़ ली है। ये सब मेरी जल्दबाजी की वजह से हुआ। सभी को पायल बिटिया का धन्यवाद अदा करना चाहिए, वरना आज दुल्हन का पैर जल चुका होता। मैंने कितने मन से ये लहंगा बनवाया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये लहंगा तो जल गया। लेकिन मेरे पापा का कहना है कि इस लहंगे से भी ज्यादा कीमत मेरी है। इसलिए पायल, तूने मुझे बचाकर मेरे पिताजी की जान बचाई है। सही कहा मेरी बच्ची। भाभी, आप मेरे साथ चलिए। मेरे पास दूसरा इसी तरह का लहंगा है, मैं आपको तैयार करके लाती हूँ। फिर जल्दी से शादी की रस्में पूरी कर लेते हैं। पायल सुनैना को एक कमरे में लेकर गई और उसे तैयार करके ले आई। उसके बाद शादी की बाकी की बची हुई रस्में हुई। विदाई के बाद सुनैना अपने ससुराल पहुंच गई और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। कविता, उसका पति रोहन और उसकी सास तीनों मिलकर ज्योति के बारे में बातें कर रहे थे। ज्योति कविता की ननद थी। हम लोग सारी कोशिशें करके हार गए, लेकिन ज्योति ने शादी नहीं की तो नहीं की। जब हम उस पर शादी का ज्यादा दबाव बनाने लगे, तब वो बेंगलुरु में जाकर नौकरी करने लगी। अरे मेरी बहन को कम से कम ये तो समझना चाहिए कि पूरी जिंदगी काटने के लिए कोई ना कोई हमसफर तो चाहिए ही होता है। तभी अचानक कविता के फोन पर ज्योति का फोन आया। बहुत लंबी उम्र है तेरी, हम सब अभी तेरे बारे में ही बातें कर रहे थे। हाँ भाभी, मुझे पता है आप लोग किस बारे में बात कर रहे होंगे। आप सब लोग मिलकर पक्का मेरी शादी के बारे में ही मुझे ताने मार रहे होंगे। हाँ ज्योति, लेकिन इसमें गलत क्या है? ठीक है, तो आप सबकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। मैंने शादी कर ली है और हम कल ही घर आ रहे हैं। इतना कहकर ज्योति ने फोन रख दिया। इधर कविता बहुत खुश हो गई। सासू माँ, कविता ने फाइनली शादी कर ली है। मेरी बहन एक नंबर की पागल लड़की है। अरे शादी करनी ही थी तो हमें लड़के से मिलवा देती।
हम धूमधाम से परिवार के साथ मिलकर शादी कर देते। अरे बेटा, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर कि कम से कम उसने शादी तो कर ली। एक बार उसे घर आ जाने दे, फिर हम दोबारा उसकी धूमधाम से पूरे परिवार के सामने शादी कर देंगे। अभी तो जश्न की तैयारी करो। इस घर को और पूरे मोहल्ले को दुल्हन की तरह सजा दो मेरी बेटी के स्वागत में। वैसे माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी मैं डेकोरेशन वाले के पास जाता हूँ, पूरा घर अच्छी तरह से सजवा देता हूँ। रोहन और कविता मिलकर ज्योति के स्वागत की तैयारी में लग गए। पूरा घर उन लोगों ने दुल्हन की तरह सजा दिया। अगले दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। कविता ने दरवाजा खोला तो नजारा देखकर वो दंग रह गई, क्योंकि ज्योति के साथ 2 टकले लड़के खड़े थे। ज्योति, ये दोनों गंजे कौन है? तू तो बोल रही थी कि तूने शादी कर ली है, तेरा पति कहाँ है? भाभी, ये दोनों गंजे ही मेरे पति हैं। ये सुनकर कविता, रोहन और उसकी सास दंग रह गए। ज्योति, तेरा दिमाग तो ठिकाने है? तूने जब तक शादी नहीं की तब तक नहीं की, पर जब तूने शादी की तो एक साथ 2 लोगों के साथ शादी कर ली, और वो भी गंजे आदमियों के साथ। आप लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया था शादी करने के लिए। जब से मैंने कॉलेज छोड़ा तब से मैं आप लोगों की बातें सुन सुन कर पक गई थी। जब देखो तब शादी कर लो, शादी कर लो। अब जब मैंने शादी कर ली तब आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तू ऐसा कर, इन दोनों गंजे आदमियों को लेकर यहाँ से निकल जा, वरना मैं इन दोनों का टकला फोड़ दूंगा। देखिए, अभी आप गुस्सा मत कीजिए, पहले इन्हें अंदर आने दीजिए। जानते हैं आखिर पूरी बात क्या है। ज्योति, अंदर आ जाओ तुम सब। ज्योति अपने दोनों गंजे पतियों के साथ घर के अंदर आ गई। कविता ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। दोनों ही गंजे आदमी बड़े ही चाव से चाय नाश्ता करने लगे। रोहन और उसकी माँ को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम दोनों गंजे आदमी जब से आए हो तब से सिर्फ खाए जा रहे हो, कुछ बोलोगे भी? अरे मेरी बेटी तो नादान है, तुम दोनों को अकल है या नहीं? तुम दोनों एक ही औरत के साथ अपनी जिंदगी बिताने को तैयार हो? देखो अम्मा, हमारे ऊपर गर्मी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अजय बिल्कुल सही कह रहा है अम्मा। हम दोनों गंजे हैं तो क्या हुआ? हमारे अंदर दिल नहीं है? अपनी बेटी से ही पूछो कि उसने हम दोनों से शादी क्यों कर ली। ज्योति, अब जल्दी से बता दे कि तूने इन दोनों गंजे आदमियों को अपना पति क्यों बनाया? क्यों भैया, अभी तक तो आप सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे। अब जब मैंने 2 शादियां कर ली तो आपको दिक्कत हो गई। मैं तो 2 पतियों के साथ ही रहूंगी। अगर आपको ये सही नहीं लगता तो मैं इन दोनों को एक साथ तलाक दे देती हूँ और पूरी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। रोहन बेटा, तू शांत हो जा, कुछ दिन यहीं इन्हें रहने दे, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो मैं घर की सारी सजावट को हटा देता हूँ। वैसे भी कोई खुशी वाली बात तो है नहीं। रोहन ने कुछ आदमियों को बुलाकर अपने घर की सारी सजावट हटवा दी। इसके बाद रोहन अपने काम पर चला गया। अब वो दोनों गंजे आदमी दिन भर उस घर में बैठकर खाया करते थे और पूरे गांव में इधर उधर घुमा करते थे। जब गांव वालों की नजर उन दोनों गंजे आदमियों पर पड़ी तब कुछ औरतें उनके घर आ टपकी। अरे कविता बिटिया, तुम्हारी ननद बिल्कुल पागल हो गई है क्या? सुना है उसने 2 गंजे आदमियों से शादी कर ली। तो आप सबको भी पता चल ही गया? अरे पता कैसे नहीं चलेगा बेटा, हम सब एक ही गांव के हैं। किसी के घर में कोई भी घटना होती है तो हम सबको पता चल जाता है। अम्मा, आप ही बताओ, क्या 2 गंजे आदमियों से शादी करना सही है? पूरे गांव में आप लोगों की बदनामी हो रही है। अब क्या कर सकते हैं? मैंने ज्योति को भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। पहले तो हम उसे शादी करने के लिए मनाते मनाते पागल हो गए, फिर जब उसने शादी की तो एक साथ 2 गंजे आदमियों से शादी कर ली। अब बताइए हम इसमें क्या कर सकते हैं? या तो अपनी बेटी और दोनों दामादों को घर से निकाल दे, या हम सब खुद इस घर से हमेशा के लिए चले जाएं। ऐसे ही पूरे गांव में उन दोनों गंजे पतियों की बातें फैल गईं। एक दिन जब कविता अपनी सास के साथ बाजार में कुछ सामान खरीदने गई, तब गांव के कुछ आदमियों ने उन्हें देख लिया। देखो देखो, कितना बेशरम परिवार है इनका। अगर मेरी बहनें ऐसा कर देती ना तो हम तो घर से ही ना निकाल देते। पर ये दोनों सास बहुओं को देखो, सीना चौड़ा करके बाजार में घूम रही हैं। अरे 2 बीवियां रखने का चलन तो सुना था, लेकिन आज तो कलयुग आ गया है। औरतें भी 2 आदमियां रखने लगी हैं, और वो भी गंजे। आज के बाद इनके घर की तरफ तो हम देखेंगे भी नहीं, वरना हमारी बेटियों पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा इसका। मैं इन दोनों का भी मुंह तोड़ दूंगी अगर इन दोनों ने बोलना बंद नहीं किया तो। अरे सासू माँ, इसमें इनकी गलती नहीं है। चलिए सासू माँ, घर चलते हैं, वरना ये लोग ताने मार मार कर हमारा दिमाग खराब कर देंगे। कविता अपनी सास को लेकर घर वापस आ गई। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और गांव में उनके परिवार की बेइज्जती हो रही थी। रोहन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। कविता की भी अपनी ननद की वजह से बहुत बेइज्जती होती थी। यहाँ तक कि उसकी सहेलियों ने भी उसके घर आना बंद कर दिया था। फिर एक दिन अचानक जब सभी लोग घर में बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी अचानक गांव के कुछ लड़के और आदमी उनके घर पर पत्थर और टमाटर फेंकने लगे। देख रही हो माँ,
आज हमारे घर पर ईंट पत्थर मार रहे हैं। अगर किसी को कुछ हो गया ना तो मैं इन दोनों का टकला फोड़ दूंगा। भैया मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ और गांव वालों का सामना करती हूँ। आपको किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। तो चुपचाप यहीं अपने गंजे आदमियों के साथ बैठी रह, वरना तेरी भी खोपड़ी फोड़ देंगे वो लोग और तू भी गंजी हो जाएगी। दोनों गंजे पति अजय और विजय मस्त नाश्ता करने में लगे हुए थे। तभी अचानक गांव के कुछ आदमी दरवाजा तोड़कर उनके घर के अंदर घुस गए। तुम सब ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो। तुम्हारी बहन की वजह से इस गांव की बहन बेटियों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लगता है ये मजाक भारी पड़ता जा रहा है। अब मुझे अपने परिवार को और इन गांव वालों को सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। क्या सोच रही हो ज्योति? देख रही हो आज तुम्हारी वजह से हम सबको इस गांव से भागना पड़ेगा। भाभी, किसी को भी ये गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। गांव वालों मेरी बात ध्यान से सुनो। ये दोनों गंजे आदमी मेरे पति नहीं है। मैंने इनसे अभी तक शादी नहीं की है। मैं एक संस्कारी परिवार की लड़की हूँ। बिना अपने परिवार को बताए क्या मैं शादी कर सकती हूँ? मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी, उसके बाद ही शादी करना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ, मेरे भैया भाभी हमेशा मुझ पर शादी का प्रेशर बनाया करते थे। ये दोनों तो मेरे दोस्त हैं। फिर मैंने इनसे कहा कि तुम दोनों मेरे घर चलो और मेरे साथ एक नाटक करो मेरे पति बनने का। इसका मतलब ये दोनों गंजे अभी तेरे पति नहीं है? नहीं भाभी, आप लोगों ने मुझे शादी के नाम पर परेशान कर रखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी परेशान किया जाए। इसीलिए मैंने इन दोनों के साथ मिलकर नाटक किया। और तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम दोनों में से किसी एक से ही शादी करूंगी जिसके बाल उगाएंगे, और मेरा पूरा परिवार भी अगर तुम दोनों में से किसी एक को पसंद करेगा मैं उसी से शादी करूंगी। अरे ज्योति बेटा, तुम्हारे मजाक के चक्कर में इतने संस्कारी परिवार पर हमें पत्थर चलाने पड़े। हमें माफ कर दीजिए बहन जी। रोहन बेटा माफ करना। चलो गांव वालों वापस चलो। गांव वाले वहां से चले गए। उसके बाद रोहन भाई साहब, आपकी बहन को लगता है कि मजाक करना सिर्फ उसे ही आता है। अरे मेरी तो शादी ऑलरेडी हो चुकी है। मेरे 2 बच्चे हैं। यह विजय है मेरा छोटा भाई। मैं भी बहुत परेशान था इसकी शादी कराने के लिए। और ये गंजा भी नहीं है। गंजा होने का सिर्फ नाटक कर रहा है। अपनी विग हटा दे। विजय ने अपने सर से विग हटाई तो उसके बहुत ही घने और सुंदर बाल थे। विजय देखने में भी बहुत स्मार्ट लगने लगा। कविता बहन जी, रोहन भाई, मेरा छोटा भाई विजय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। अगर आप लोगों को मेरा छोटा भाई पसंद हो तो मैं इसकी शादी ज्योति से करने के लिए तैयार हूँ। ज्योति, यहाँ तो सस्पेंस पर सस्पेंस खुलता जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है अजय भाई साहब। हाँ, अगर ज्योति तैयार है तो मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। आप अच्छे घर के लगते हो। जल्दी से आपके परिवार से मिल लेते हैं, फिर शादी तय कर लेते हैं। क्यों माँ, मैंने सही कहा ना? हाँ बेटा, लड़का तो ठीक ठाक है, इंजीनियर भी है। हमारी बेटी भी पढ़ी लिखी है। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी के लिए हमें क्या ऐतराज हो सकता है? हम तो वैसे भी ज्योति की शादी करना चाहते ही थे। कुछ ही दिनों बाद रोहन अपने पूरे परिवार को लेकर विजय के घर पहुंचा और रिश्ता तय कर दिया। 1 महीने बाद दोनों की शादी हो गई। उसके बाद ज्योति और विजय खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।